डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। सांस्कृतिक विविधता, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि सांस्कृतिक विविधता होती क्या है। भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि कहीं पर कुछ खाया जाता है, कहीं पर कुछ खाया जाता है, मतलब हमारे भोजन, हमारा रहन सहन, हमारे नृत्य, सब कुछ अलग अलग पाया जाता है। ये सब कुछ हमारी सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है। भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है, भारतीय समाज की एकता वाला देश कहा जाता है। भारत को कहा जाता है कि यहाँ पर विविधताएं होते हुए भी एकता पाई जाती है। विविधता शब्द जो है वो असमानताओं के स्थान पर अंतरों पर बल देता है। भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय, मतलब अलग अलग समूह और अलग अलग समुदाय। ये समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति आदि या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि सांस्कृतिक विविधता होती क्या है। विविधता शब्द जो है वो असमानता की तुलना में हमें भिन्नता के भाव के बारे में बताता है। भारत एक सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है। ये सामाजिक समूह या समुदाय भाषा, धर्म, संप्रदाय और उसके अलावा प्रजाति, जाति, क्षेत्र आदि के आधार पर सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। ये सांस्कृतिक विविधता हमारे समुदाय का, हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का अभिन्न अंग है। इसको हमारे राष्ट्र राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रमुख कठिनाई तो तब उत्पन्न होती है जब हम अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं या हमारे बीच में कंपटीशन होता है। दो समुदायों के बीच में कंपटीशन होता है। एक दूसरे के हितों, अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे से हम कंपटीशन करते हैं, तो उस समय एक राष्ट्र के लिए, एक राज्य के लिए बहुत अधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत में विविधता के कारण बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां जन्म ले रही हैं। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातीयता, मतलब इन समस्याओं को सुनने के बाद एक बार तो हमें यूं लगता है कि जैसे हमारा देश एक कैसे है। जब हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं, भाषा के आधार पर हम अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। यानी कि राष्ट्र शब्द के बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हमारे लिए हो जाता है। अलग अलग समुदायों से भरा हुआ ये देश एक कैसे है, अनेकता में एकता कैसे है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यानी कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता है, संस्कृतियों में विविधता पाई जाती है। 28 राज्य हैं, उनमें अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें भी अलग अलग जो है संस्कृति पाई जाती है, अलग अलग भावनाएं पाई जाती है लोगों के बीच में। क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की भावना तेजी से जन्म लेती है। भारत में अगर हम सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो हर एक राज्य की अपनी एक संस्कृति है। हर एक राज्य में एक अलग संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। भारत में अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। मतलब अनेकता में भी एकता का भाव पाया जाता है। हमारे भोजन में, हमारे रहन सहन में, हमारे पहनने के ढंग में, हर एक चीज़ में हमारे यहाँ डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, भारत फिर भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर होता हुआ देश है जो अनेकता में एकता की भावना को अपने साथ लेकर चलता है। राष्ट्र के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी जानना है कि सांस्कृतिक विविधता के सामने आने वाली चुनौतियां कौन सी हैं। सबसे बड़ी बात क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातीय दंगे, लोगों का अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे के हितों से टकराव, इस तरह की समस्याएं भारत में भी, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर एक देश में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। अगर इसी में हम बात करें तो हमारे पास मेन मुद्दा जो उभर कर आता है वो है सामुदायिक भावना और सामुदायिक पहचान। सामुदायिक पहचान होती क्या है, मतलब एक व्यक्ति की सामुदायिक पहचान होती क्या है। संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक स्थायी पहचान की आवश्यकता होती है। सामुदायिक पहचान जन्म
और संबंधित होने के भाव पर आधारित होती है। अब कोई भी बच्चा है, जैसे ही वो जन्म लेता है तो वो अपने पिता के नाम से जाना जाता है, अपनी जाति के नाम से जाना जाता है, अपने कुल के नाम से जाना जाता है। तो ये सामुदायिक पहचान होती है जो जन्म पर आधारित होती है और उसके संबंधित होने के भाव पर आधारित होती है। इसमें कोई अर्जित योग्यता नहीं होती। अर्जित योग्यता यानी कि उपलब्धि नहीं होती, मतलब उपलब्धि का और अर्जित योग्यता का कोई आधार नहीं है। जहां हमने जन्म ले लिया, हम उसी कुल के कहलाए, हम उसी जाति के कहलाए, हम उसी धर्म के कहलाए, हम उसी भाषा को बोलना सीख गए, क्योंकि जन्म से हमने उस भाषा को हमारे परिवार वालों को बोलते हुए सुना है, तो हम उसी भाषा को सीखेंगे। ये हमें ये चीज़ बताता है कि हम क्या हैं, न कि हमने क्या प्राप्त किया। प्राप्त किया मीन्स अर्जित किया, लेकिन हमने इकट्ठा तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ वहाँ पे जन्म लिया है। यानी कि हमें ये चीज़ क्या बताती है सामुदायिक पहचान, कि हम क्या है, ना कि हमने क्या प्राप्त किया या हम क्या बन गए। हम यहाँ पर अपने जाति के नाम से, अपने कुल के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने माता के नाम से, अपने गाँव के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात सामुदायिक पहचान जो होती है वो जन्म तथा संबंधित होने पर आधारित होती है और न कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर। इस प्रकार की पहचानें जो जन्म पर आधारित होती है, जाति या कुल पर आधारित होती है, वे परदत्त कहलाती हैं। यानी कि परदत्त जो हमें जन्म से मिला है, जो हमें मिला है, मतलब लेकिन अर्जित जो हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये परदत्त है। समुदाय की जो पहचान है, एक नाम मिला है हमें, कुल का नाम मिला है, एक जाति का नाम मिला है, एक सरनेम मिला है अपने नाम के पीछे लगाने के लिए, वो सब कुछ हमारी सामुदायिक पहचान है कि हम उस समुदाय से संबंधित हैं। मतलब इस सामुदायिक पहचान जो है वो परदत्त होती है, दी हुई होती है, जन्म पर आधारित होती है, कुल पर आधारित होती है। हम अक्सर ऐसे समुदाय के साथ अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर लेते हैं। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए वो हमें अर्जित करना पड़ता है, लेकिन एक समुदाय की पात्रता हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टरों और वास्तुकारों को तो परीक्षा पास करनी पड़ती है, परीक्षा पास करके अपनी उपलब्धियों का परिचय देना पड़ता है। खेल कूद में भी अगर हम मान के चले तो हमें कोई भी स्थान और कोई भी स्थान या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन समुदाय की पहचान प्राप्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं। हमने उस स्कूल में, उस घर में, उस परिवार में जन्म ले लिया, इतना ही काफ़ी है। वही हमारी सामुदायिक पहचान है। यानी कि अगर एक खिलाड़ी को सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन करना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, लेकिन परिवार का नाम व क्षेत्रीय व धार्मिक समुदाय की सदस्यता जो है वो जन्म से ही मिल जाती है। अगर हम परदत्त पहचान और अर्जित पहचान में डिफरेंस की बात करें तो परदत्त जो हमारे जन्म पर आधारित होती है, जो हमें जन्म से मिलती है, जो एक समुदाय से प्राप्त हुई है, हमें एक जाति से प्राप्त हुई है, एक धर्म से प्राप्त हुई है, वो परदत्त है। और अर्जित जिसे हमने कमाया है, जो हमारी उपलब्धियों पर आधारित है। व्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति की अपनी एक मातृभूमि होती है, अपनी एक मातृभाषा होती है, उसका एक परिवार होता है, उसकी यही पहचान जो है वो उसकी सामुदायिक पहचान कहलाती है। यानी कि परिवार का नाम, क्षेत्र का नाम, धार्मिक समुदाय का नाम कहाँ से मिला? जन्म से। हमने कुछ किया तो है ही नहीं। हम क्या हैं, मतलब हम क्या हैं? हम उस कुल में पैदा हुए हैं, उस परिवार में पैदा हुए हैं, उस जगह पे रहते हैं, उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस गांव से संबंधित हैं, उस शहर से संबंधित हैं। ये हमें सामुदायिक पहचान बताती है। ये नहीं कि हमने क्या प्राप्त किया, हम क्या बन गए। मतलब हर व्यक्ति की अपनी एक मातृभाषा होती है, एक मातृभूमि होती है। मातृभाषा जो जन्म से हमने घर वालों को बोलते हुए देखा, वही हमने सीखा, तो वो हमारी मातृभाषा होगी। मातृभाषा यानी कि परदत्त हमें मिली है, वो हमने अर्जित नहीं की। दूसरी भाषा जो हम सीखते हैं तो वो अर्जित कहलाती है। समुदाय पहचान का महत्व। सामुदायिक पहचान के महत्व की बात करते हैं तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है कि समुदाय की जो पहचान होती है वो व्यक्ति की पहचान बन जाती है। व्यक्ति की पहचान कैसे बन जाती है? या तो वो पिता के नाम से जाना जाता है, या वो समुदाय के नाम से जाना जाता है, उस सरनेम में जाना जाता है, उस कुल में जाना जाता है। तो जो समुदाय की पहचान होती है वो व्यक्ति विशेष की पहचान बन जाती है। हमारे पैदा होते ही हमें एक नाम मिलता है, उस नाम से हम पहचाने जाते हैं,
लेकिन वो नाम भी पिता के नाम के साथ चलता है, माता के नाम के साथ चलता है, गांव के नाम के साथ चलता है, तो वो समुदाय की जो पहचान होती है वो व्यक्ति विशेष की पहचान बन जाती है। समुदाय पहचान प्राय अनिवार्य संबंध नहीं है, मतलब समुदाय की पहचान जो है वो अनिवार्य संबंध नहीं है। समुदाय पहचान का दायरा परिवार, नातेदारी, जाति, प्रजाति, धर्म, भाग, क्षेत्र, राष्ट्र तक जा पहुंचता है। भावनात्मक तौर पर तो व्यक्ति अपने समुदाय से ही जुड़ा रहता है। देखो, एक व्यक्ति जहां जन्म ले लिया, सबसे पहले उसे परिवार मिला, उसके बाद उसको नातेदारी मिली, उसके बाद जाति मिली, प्रजाति मिली, उसके बाद धर्म, उसने वही धर्म अपना लिया जो उसके परिवार वालों का धर्म था, उसके बाद राष्ट्र तक उसके पास ये जा पहुंचा। भावनात्मक तौर पर व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा होता है, परिवार के साथ साथ वो अपनी जाति, प्रजाति, धर्म, नातेदारी, हर एक चीज से वो इस तरह से जुड़ा होता है। तो मतलब क्या हुआ कि समुदाय पहचान जो है वो अनिवार्य संबंध नहीं है, हमारे पास कोई चीज अनिवार्य नहीं है उसमें, लेकिन वो हमारी समुदाय की पहचान है, वो हमें जन्म से मिली है, प्रदत्त है, हमने कुछ भी कमाया नहीं है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो लोग अपनी समुदाय पहचान के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, मतलब वो समुदाय पहचान के प्रति अलर्ट रहते हैं। मतलब प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना की दूसरी विशेषता उसकी सार्वभौमिकता है। मीन्स चाहे व्यक्ति ने संसार के किसी कोने में जन्म ले लिया हो, लेकिन उसके पास सामुदायिक पहचान तो वहाँ भी होती है, क्योंकि वो एक समुदाय का भाग है, ये सार्वभौमिक है, हर जगह पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक मातृभूमि, एक भाषा, एक परिवार, एक विश्वास होता है, एक धर्म होता है। पहचान के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध व निष्ठावान है, वो अपनी सारी जिंदगी अपनी इस पहचान को अपने साथ लेकर चलता है। अर्जित पहचान को इकट्ठा करने के बाद भी इस प्रदत्त पहचान से वो कभी भी अपना छुटकारा नहीं चाहता, वो इस प्रदत्त पहचान के साथ वो हमेशा अपनी जिंदगी बिताता है। संसार का कोई भी कोना क्यों ना हो, देश का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर व्यक्ति के प्रति सामुदायिक पहचान होती है, और उस पहचान के प्रति वो पूरी तरह से निष्ठावान होता है, ईमानदार रहता है अपनी उस पहचान के प्रति। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कोई भी समुदाय हो, छोटा हो, बड़ा हो, देश के किसी कोने में हो, पिछड़ा हुआ हो, विकसित हो, विकासशील हो, कभी भी झूठ, अन्याय और असमानता के लिए संघर्ष की स्वीकृति नहीं देता। मतलब संघर्ष के लिए वो कभी यूं नहीं कहता कि आप अपने हितों के लिए दूसरों से लड़ो, नहीं। समुदाय हमेशा झूठ, अन्याय और असमानता के लिए कभी भी संघर्ष की स्वीकृति नहीं देता। समुदाय हमेशा सच का साथ देता है और न्याय के प्रति कटिबद्ध रहता है। अगर हम सामुदायिक पहचान की बात करें तो सामुदायिक पहचान व्यक्ति के पास जन्म से होती है, ये उसके पास अर्जित नहीं होती। इसी तरह का एक वर्ड आता है हमारे पास राज्य। अगर अब हम राज्य पे बात करें तो राज्य होता क्या है, राष्ट्र को समझने से पहले हमें राज्य के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। राष्ट्र तो एक बड़े स्तर का समुदाय होता है, राज्य एक छोटे स्तर का समुदाय होता है। यह समुदायों से बना एक बड़ा समुदाय होता है। कौन सा? राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है? समुदायों से बना एक बड़ा समुदाय। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा होते हैं। मतलब देश चाहे राष्ट्र चाहे कितने भी राज्यों में क्यों ना बटा हो, लेकिन राष्ट्र में जो है एक ही राजनीतिक सामूहिकता पाई जाती है। राजनीतिक एकता की इच्छा स्वयं को एक राज्य बनने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त करती है। मतलब राजनीतिक एकता ही एक राष्ट्र को अलग अलग धागों को, अलग अलग मोतियों को एक धागे में पिरोए रखती है, यानी कि राज्यों को बांधे रखती है। क्या? राजनीतिक एकता। ठीक है, राजनीतिक एकता हमेशा राष्ट्र को एकजुट बनाए रखती है। अगर अब हम राज्य शब्द की बात करें तो राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसा अमूर्त तत्व होता है जिसमें राजनीतिक विधिक समस्याओं के समुच्चय शामिल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भूगोलिक क्षेत्र अलग होता है। अलग अलग राज्य का भूगोलिक क्षेत्र अलग अलग होता है। क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती है, और मतलब एक संप्रदाय होते हुए दूसरे राज्य से यानी कि दूसरे संप्रदाय से थोड़ा सा अलग भावनाएं होती हैं, यानी कि सांस्कृतिक
विविधता भी अलग पाई जाती है, अलग अलग संस्कृति पाई जाती है अलग अलग राज्य की। लेकिन अगर इन राज्यों को कुछ जोड़े रखता है एक सूत्र में तो वो क्या होता है, राजनीतिक एकता। अगर हम राष्ट्र की बड़े शब्दों में बात करें तो ये एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जो राजनीतिक एकता या राजनीतिक विचारधारा द्वारा बंधा रहता है। लेकिन इसका वर्णन करना तो आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। मीन्स राज्य को तो परिभाषित करना आसान है, लेकिन राष्ट्र को परिभाषित करना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुसत्ता संपन्न सरकार द्वारा नियमित होता है और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। ठीक है, लेकिन विश्व में ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जहां केवल एक सामान्य भाषा, धर्म, प्रजाति आदि नहीं है, लेकिन अनेक ऐसे राष्ट्र भी हैं जहां कई भाषाओं, धर्मों, प्रजातियों का संगम भी है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि वो राष्ट्र हैं या राज्य हैं। मतलब राजनीतिक संगठन ही राज्यों को राष्ट्र के तौर पर जोड़े रखता है, यानी कि कुल मिला के राष्ट्र राज्य होता है, राज्य भी राष्ट्र का भाग होता है। मीन्स हम इसको राष्ट्र को इस तरह से परिभाषित नहीं कर सकते कि ये भाषाओं का संगम है, ये धर्मों का संगम है, ये प्रजातियों का संगम है, लेकिन ये जुड़े तो राजनीतिक संगठनों के द्वारा हैं। जुड़े किससे हुए, राजनीतिक नियंत्रण के द्वारा। यानी कि हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग सांस्कृतिक विविधता है। लेकिन भारत में भारतवासी अपने देश को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन कुछ पश्चिमी विद्वान इसे एक राष्ट्र न कहकर इसे एक सामुदायिक संघ का नाम देते हैं, सामुदायिक राज्यों के संघ का नाम देते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में एक विशेषता जो मेन है वो क्या है, अनेकता में एकता की भावना। इसकी विशेषता जो है वो आत्मसात्मीकरण की भी रही है और एकीकरण की भी रही है। इसके द्वारा संस्कृति मतलब आत्मसात्मीकरण होता क्या है, अगर हम आत्मसात्मीकरण की बात करें तो ये क्या होता है, दो अलग अलग संस्कृतियों को एक भाग में जोड़ देना, उनको जोड़ के रखना, उनको इकट्ठा करना, यानी कि आत्मसात्मीकरण होता है भिन्न संस्कृति को अपने अंदर ले आना, अपने अंदर इकट्ठा करना। इसको आत्मसात्मीकरण का नाम दिया गया है। लेकिन भारत में एक विशेषता ये रही है, अनेकता होने के बावजूद यहाँ पर एकता पाई जाती है। अगर हम बात करें तो कुछ इकबाल की पंक्तियाँ हुआ करती थी, मिस्र रोमा सब मिट गए, कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, यानी कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता की भावना पाई जाती है। इसको सात्वीकरण का नाम भी दिया जा सकता है। सात्वीकरण किसे कहते हैं, जब दो संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं या एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के गुणों को अपना लेती है, उसको आत्मसात्मीकरण का नाम भी दिया जाता है। आज़ादी के पश्चात देश में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता सबसे ज़्यादा महसूस हुई थी, लेकिन आत्मसात्मीकरण और एकीकरण ने हमें एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया और ये हमारी एकता ही थी कि हमें आज़ादी मिली और हमारा देश आज विकासशील राष्ट्र के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब है आत्मसात्मीकरण और एकीकरण की रणनीतियां क्या थी। आत्मसात्मीकरण की नीतियां जिनके अंतर्गत अक्सर नृजातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों की पहचानों को एकदम दबा दिया जाए, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आत्मसात्मीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य है सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और अनेकता में एकता को अपनाने के लिए कटिबद्ध करना है। सामुदायिक पहचाने राष्ट्र निर्माण के आधार के तौर पर कार्य करती है। सामुदायिक पहचान भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण का आधार बनती है, राष्ट्र के निर्माण की नींव बनती है, यानी कि अलग अलग समुदाय भी एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारत जहां अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, अगर हम देखें तो नृत्य भी हर राज्य का अलग है। कहीं पर भांगड़ा पाया जाता है, कहीं पर कथकली पाया जाता है। इस तरह से सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत को ये भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है और भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ एक
सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर यकीन ना माने तो 1632 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। 18 भाषाओं को तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगर हम धर्म की बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर चीन के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में पाई जाती है। आगे आने वाले टाइम में तो ये चीन से भी आगे निकल जाएगा। अगर सबसे बड़ा धर्म यहाँ पर पाया जाता है हिंदू धर्म। 80.5% लोग हिंदू धर्म के पाए जाते हैं। भारत में 80.5% हिंदू सब अपने व्यवहारों, विश्वासों, व्यवहारों, जातियों, भाषाओं की दृष्टि से अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यानी कि हिंदुओं में भी अनेक सामुदायिक संगठन पाए जाते हैं, अनेक समुदाय पाए जाते हैं, अलग अलग भाषाएं ये लोग बोलते हैं। इसके अलावा 13.4% मुस्लिम जनसंख्या रहती है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो भारत विश्व में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद मुस्लिम जनसंख्या में तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि तीसरे नंबर पे जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ पाई जाती है वो संसार में तीसरे नंबर पे आती है। पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे पे पाकिस्तान, उसके बाद मुस्लिम कंट्री। 13.4% जनसंख्या, हमारी जनसंख्या का कुल 13.4% जनसंख्या मुसलमानों की पाई जाती है। उसके अलावा 2.3% ईसाई, 2.3% ईसाई, 1.9% सिख, 1.9% सिख, 0.8% जो है हमारे यहाँ बौद्ध धर्म पाया जाता है और 0.4% जैन धर्म पाया जाता है। यानी कि अनेक धर्म पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एकता की भावना भी पाई जाती है। सभी अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी जाति, इन सब के नियमों को मानते हुए भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत विविधताओं वाला देश है, परंतु संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से अगर मापा जाए तो अल्पसंख्यक धर्म को इस तरह से व्यक्त किया गया है, इस तरह से मान्यता दी गई है कि यहाँ अनेकता में भी एकता झलकती है। यानी कि संवैधानिक सुरक्षा अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक धर्मों को यहाँ पर प्रदान की गई है। भारत में कानूनों और सिद्धांतों की कोई कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उनके पालन और व्यवहार में थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, लेकिन फिर भी एक झंडे के नीचे अनेकता में एकता पाई जाती है। फिर भी भारत को राज्य राष्ट्र का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। भारत को राज्य राष्ट्र का एक अच्छे उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। अक्षेत्रवाद, जो हमारी मेन समस्या है वो है अक्षेत्रवाद। अक्षेत्रवाद होता क्या है? एक अक्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों में जब अपने अक्षेत्र विशेष के प्रति लगाव और अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है और वो उनके सामान्य व्यवहार, विश्वास, विचारों के रूप में प्रतिपादित होती है, तो उसको अक्षेत्रवाद का नाम दिया गया है। अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो अपने अक्षेत्र के प्रति तो लगाव रखना और दूसरे के अक्षेत्र को कमतर समझना, यानी कि अपने अक्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन तक करना, उसको अक्षेत्रवाद का नाम दिया गया है। एक विशेष अक्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में अपने अक्षेत्र के प्रति विशेष लगाव की भावना पैदा हो जाती है, अपनेपन की भावना पैदा हो जाती है और कुछ सामान्य व्यवहार और विश्वास के रूप में ये लोग इस अक्षेत्रवाद शब्द को प्रतिपादित करते हैं। अक्षेत्रवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नहीं रही कि हमारी अनेकता में एकता को खतरा हो। अक्षेत्रवाद की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित
किया गया था। इस भाषा के आधार पर जब इस राज्य को अलग बनाया गया तो यहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि उनकी भाषा के आधार पर उनको एक अलग राज्य दिया जाए। स्वतंत्रता से पहले इन राज्यों को प्रेसिडेंसियों के नाम से जाना जाता था। इन प्रेसिडेंसियों में अलग अलग राजे महाराजाओं का राज हुआ करता था। लेकिन फिर स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज ही इनको एक झंडे के नीचे ले आए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो ये पूरी तरह से रियासतें जो थी वो एक झंडे के नीचे आ गई थी। राजनीतिक एकता हमारे यहाँ आ गई थी, भाषाई एकता भी आ गई थी। लेकिन 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य और भाषा के आधार पर बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, ये 2000 में 3 राज्य बनाए गए। सन 2000 में 3 राज्य निर्मित किए गए, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। यानी कि अक्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जो वहाँ रहने वाले लोगों के मन में अपने अक्षेत्र के प्रति विशेष लगाव से पैदा होती है, उनके मन को दूसरे अक्षेत्रों से तुलना करने पर विवश करती है, उसको अक्षेत्रवाद का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी तरह की एक टर्म है संप्रदायवाद। जब व्यक्ति अपने संप्रदाय से विशेष लगाव रखते हुए दूसरे के संप्रदाय को कमतर समझे या कम समझे, उसको संप्रदायवाद कहा जाता है। सांप्रदायिक दंगे इसी संप्रदायवाद का नतीजा होते हैं। जब एक संप्रदाय के लोग अपने संप्रदाय को ऊंचा समझते हुए अपने विचारों से दूसरों के संप्रदाय को नुकसान पहुंचाते हैं या दूसरे के समुदाय को कमतर समझते हैं, उसको संप्रदायवाद का नाम दिया गया है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों को बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी गई है जिनके कारण भारत में इस तरह की समस्याएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। लेकिन लोगों के मनों में कहीं ना कहीं अक्षेत्रवाद और संप्रदायवाद जैसी जो भावनाएं हैं अब भी बैठी हुई हैं। लेकिन अनेकता में एकता की भाव जो है वो भारत की आज भी प्रमुख विशेषता रहा है। हालांकि सभी राज्यों में, 28 राज्यों में, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें उनकी अनेकता में एकता की भावना आज भी उनके अंतर्गत होती है। भाषाई विविधता हमारे राष्ट्र राज्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। अलग अलग संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहाँ पर इन अक्षेत्रवाद और संप्रदायवाद को इतना बढ़ावा नहीं मिल पाता, यानी कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि देश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक दंगे या जातीय दंगे पैदा ना हो। भाषाई एकता हमारी प्रमुख विशेषता रही है। सांस्कृतिक विविधता के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग संस्कृतियां होते हुए भी यहाँ पर अनेकता में एकता की भावना पाई जाती है। संप्रदायवाद की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये धर्म से संबंधित होती है। एक प्रमुख धर्म के लोग दूसरे धर्म को कमतर समझते हुए अपने धर्म को थोड़ा सा ऊंचा समझते हैं या अपने धर्म को अलग समझते हैं, उसको संप्रदायवाद यानी कि धर्म से संबंधित होता है। लेकिन भारत के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी धर्म को कोई मान्यता ही नहीं दी गई। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक श्रेष्ठ होने की भावना पाई जाती है लोगों के अंदर। संप्रदायवाद तब पैदा होता है जब लोग अपने समुदाय को या अपने संप्रदाय को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे के समुदाय को कमतर समझते हैं। यानी कि सांप्रदायिक भावना के अंतर्गत एक समुदाय में अपने दूसरे समुदाय से श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है। लेकिन संविधान में, अगर लिखित संविधान में देखा जाए तो इस तरह की कोई भी छूट किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संप्रदाय को नहीं प्रदान की गई है। अलगाव की भावना, संप्रदाय की भावना में अलगाव की भावना बहुत तीव्र होती है। सांप्रदायिक दंगे भी अलगाव की भावना का ही नतीजा होते हैं। लेकिन भारत में किसी भी समुदाय को या किसी भी संप्रदाय को इतना दर्जा नहीं दिया गया कि वो इन दंगों को प्रेरित करे। संप्रदायवाद की भावना कहीं भी दंगों के लिए परमिशन नहीं देती, लेकिन लोगों की खुद की भावना होती है कि वो दंगों की ओर प्रेरित होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान इसकी परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो सभी धर्मों को साथ लेकर
चलता है। यहाँ पर संप्रदायवाद और अक्षेत्रवाद दोनों ही ऐसी समस्याएं हैं जो धर्म या अक्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं और व्यक्ति में इस तरह की समस्या उत्पन्न करती है। अगर अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो एक ऐसा समुदाय जो थोड़ी मात्रा में या थोड़ी जनसंख्या के तौर पर एक अक्षेत्र विशेष में पाया जाता है, उसको अल्पसंख्यक समूह का नाम दिया जाता है। अल्पसंख्यक समूह जो कम जनसंख्या के तौर पर या कम संख्या में एक देश में पाया जाता है, एक राष्ट्र में पाया जाता है, तो उसको अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष प्रावधानों के तहत कुछ विशेष छूटें दी गई है ताकि समाज में किसी भी तरह का संप्रदायवाद या अक्षेत्रवाद ना पैदा हो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने ये चैप्टर सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।